हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता उपस्थित हूँ आपके सामने बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो हम यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस किया था, जिसमें हमसे पूछा गया था इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। अपराइट और इन्वर्टेड यानी सीधा और उल्टा जो पिरामिड था वो हमसे पूछा गया था। इस प्रकार से यहाँ पे आप आंसर अपना करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 और 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। यानी इन योर व्यू व्हाट मोटिव्स youngsters to take alcohol drugs and how can this be avoided। अब देखिए हमारे पास क्या था, अल्कोहल ड्रग्स रिलेटेड जो चैप्टर था उसमें कहा गया था कि सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो इस चीज़ की लत है वो किशोरों में पाई जा रही है। क्योंकि क्या होता है, जो किशोर होते हैं यानी कि जब एडोलसेंस की जो एज होती है उस टाइम पे आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता है। तो आप जितना किसी से सुनते हो आप उसी को नॉलेज मान लेते हो और उसी को अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगते हो। तो देखा जाता है कि टाइम के साथ साथ जो किशोर हैं वो ज़्यादा यहाँ पे ड्रग के एडिक्टेड पाए जा रहे हैं। हमें ये बताना है कि जो किशोर हैं वो अल्कोहल और ड्रग के प्रति क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों उसका सेवन कर रहे हैं और इसे कैसे बचाया जा सकता है। इसका भी हमें क्या लिखना है, उपाय लिखना है। आंसर में हमारे पास क्या आता है, curiosity, needs of adventure, excitement, experiment and stress constitute common cause। यानी कि क्या क्या कॉज है। क्यूरियोसिटी यानी कि जो एक क्यूरियोसिटी होती है, जो जानने की जो इच्छा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वो भी यहाँ पे एक कॉज हो सकता है। जैसे कि किसी ने अगर ड्रग का या अल्कोहल का सेवन किया तो आपको जाने तो वो कुछ ऐसे ही एक्ट करने लगते हैं कि जो एबनॉर्मल होते हैं। जैसे वो बहुत ज़्यादा हंसने लगेगा, जैसे उसे चार चार पेज दिखाई देंगे। तो इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी जागती है। इससे ये लगता है कि अगर हम ट्राई करेंगे तो कैसा लगेगा। ये क्या होती है, क्यूरियोसिटी हो सकती है। नीड फॉर एडवेंचर, अब क्या होता है कि जो किशोर होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ एडवेंचरस करने का अलग से ही क्रेज होता है कि कुछ क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो अलग हो। एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट यानी कि वो देखना चाहते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद कैसा लगता है। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि अगर हम कुछ अलग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है। और एक और कॉज हो सकता है वो है स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस से क्या होता है, जैसे कि जनरली जो लोग जो यहाँ पे बताते हैं कि वो अल्कोहल को क्यों कंज्यूम करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो हमारे पास क्या क्या रीज़न आए यहाँ पे। अगर हम किशोरों की बात करें तो किशोरों में मेनली क्या है कि क्यूरियोसिटी है, एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। स्ट्रेस का भी एक कॉज है, लेकिन ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो कुछ नया करना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अल्कोहल को कंज्यूम करके क्या होता है। क्या सच में हमें एक के बदले चार दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो लोग कंटिन्यूसली हंसते रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा। ये सारे रीजन हो सकते हैं। हमने देखा कि ये जो सारे कॉज हैं विच मोटिवेट्स यंगस्टर टुवर्ड्स द ड्रग एंड अल्कोहल यूज। Other factor associated with drugs and alcohol abuse among youngsters, unstable or unsupportive family structure and peer pressure। अब देखिए कुछ ये तो था हमारे पास के जो कॉमन कॉज आते हैं। ये साधारणतः हम इन्हीं रीजन को देखते हैं, यही कारण होते हैं कि जो किशोर यहाँ पे ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अगर कुछ और हम यहाँ पे फैक्टर देखें तो हमने कहा कि यहाँ पे जो फैमिली का अगर सपोर्ट ना मिले, जैसे कि बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन फैमिली उसके लिए तैयार नहीं है, उसे सपोर्ट नहीं करती है, उसकी वजह से भी वो डिप्रेस हो सकता है और वहाँ पे क्या कर सकता है, अल्कोहल को कंज्यूम कर सकता है। सेकेंड आया पीयर प्रेशर। जो पीयर्स होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी प्रेशर करते हैं कई बार। वो क्या, जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपके साथ हुआ भी होगा, जो आप नहीं करना चाहते हो पहले वो आपको प्रेशराइज करेंगे कि आपको करना है, फिर भी आप नहीं मानते हो तो फिर वो आपको एक चिढ़ाने के वे में कहते हैं कि आप नहीं कर पाते, आपके बस की नहीं है। और ऐसी जब सिचुएशन आती है तो वहाँ पे कोई भी जो इंडिविजुअल है वो उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ रीजन है।
अब ऐसे कैसे बचा जा सकता है? तो इस प्रकार सबसे पहले तो यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि चलिए, अगर आप अल्कोहल या ड्रग का सेवन करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या करते हैं एक्चुअली में। जो हम बात का जो फेज हम देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो बिहेव है वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो वो बिहेव क्यों असामान्य हो रहा है, ऐसा क्या हमारी बॉडी में हो रहा है कि व्यक्ति को एक चीज की चार चीजें दिखाई दे रही हैं, या फिर व्यक्ति को सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में। फिर हम देखेंगे टेम्परेरी जो टेम्परेरी जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो परमानेंट जो होते हैं। यानी कि टेम्परेरी में तो हमें यही दिखाई देगा कि व्यक्ति हंस रहा है, उसका अपनी सेंस पे कंट्रोल नहीं है, वो कहीं भी गिर जा रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है। ये तो क्या क्या है, टेम्परेरी है। लेकिन अगर परमानेंट हम देखें तो धीरे धीरे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, यानी कि जो आंतरिक जो अंग है वो खराब होने लगते हैं। कौन कौन आएगा इसमें? सबसे पहले हमारा लीवर और हमारी किडनी सबसे पहले आती है, क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है हमारा लीवर। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन रहते हैं या जो भी ड्रग है, अब जो भी हम मेडिसिन को यूज करते हैं तो मेडिसिन भी एक ड्रग है, तो मेडिसिन को भी जो मेडिसिन का काम है वो हमारी बॉडी में करती है, और उसके बाद जो हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे वो मेडिसिन हो। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जब अल्कोहल भी कोई कंज्यूम करता है तो वो भी उसे भी जो लीवर है उसे भी बाहर निकालता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा लीवर क्या करे, कंटिन्यूसली काम करे, और अगर यहाँ पे अल्कोहल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है तो ओवरलोड आ जाता है लीवर पे। जैसे मशीनों पे ओवरलोड आता है वैसे ही लीवर पे आ जाएगा, और उस ऐसा ही किडनी के साथ है, किडनी भी यहाँ पे फेल हो सकती है। सेकंड क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जब भी अल्कोहल को कंज्यूम किया जा रहा है तो व्यक्ति का खुद पे कंट्रोल नहीं है, चाहे वो उसका बिहेव हो, वो कुछ भी देख रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, वो कुछ भी टच कर रहा है, उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं। और ये स्थिति अगर लगातार बनी रहती है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वही क्या हो जाएगा, उसी में डिस्टरबेंस आ जाएगा, और अगर नर्वस सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाएगा तो जो पूरी की पूरी जो बॉडी सिस्टम है वो उसमें ही सारा डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या देख सकते हैं कि इसके क्या क्या परिणाम है। तो हमें सबसे पहले अवेयर होना चाहिए कि क्या कुछ भी हम कोई भी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, चाहे हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इस भोजन को हम ग्रहण क्यों कर रहे हैं, इस भोजन से हमें कौन-सा पोषक तत्व मिलता है। आपको अगर कोई फ्रूट, कोई फल आप खा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन-सा विटामिन पाया जाता है और इस विटामिन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। उसी प्रकार आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अल्कोहल कोई कंज़्यूम कर रहा है, कोई ड्रग को अगर कंज़्यूम कर रहा है, तो इसका क्या कार्य है हमारे शरीर में, या फिर ये हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो जब आपको परिणाम पता होंगे तब आप अल्कोहल या ड्रग सेवन करने से पहले सोचेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि अगर किसी को कोई अल्कोहल कंज्यूम करने लगे और उसे उस चीज़ की आदत हो गई है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करे जो कि उसकी हेल्प कर सकता है, जैसे कि उसके जो फैमिली मेंबर हैं या उसके टीचर्स हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, और ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का है। यानी 2 भागों में हमारे पास आया है और एक भाग 1.5 नंबर का यहाँ पे होगा। तो जो पार्ट 1 है, पार्ट जो क है उसमें कहा गया है आवर्त चक्र क्या है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और खंड ख इसमें पूछा गया है शुक्राणु की संरचना का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए, यानी ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। सबसे पहले हम जो खंड का है उससे सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। सबसे पहले इन जनरल देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। हमने कहा जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो क्या होगा, इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और कुछ टाइम के बाद जो जाइगोट है वो यूट्रस में आ जाएगा, यूट्रस में क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और वहीं पे यूट्रस में ही एम्ब्रियो का जो निर्माण होगा, वहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा। ये तो थी एक सामान्य सी क्रिया। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, मेल और गैमेट का फ्यूजन हुआ ही नहीं है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई ही नहीं है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे एग जो है, जो ओवम है वो तो बनेगा। हमने पढ़ा था कि 28 डेज के साइकिल में यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता ही होता है।
तो जब यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा तैयार होता है एक जाइगोट को गेन करने के लिए। यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो तैयार होती है कि वो यहाँ पे जाइगोट को एक्सेप्ट करेंगी और जाइगोट का वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो हमने पढ़ा था 3 प्रकार की लेयर होती है यूट्रस में, जिसमें जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम थिक होने लगती है यहाँ पे। और क्या होगा अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो ओवम है ये फिर यूट्रस में आ जाएगा और यूट्रस से फिर बाहर निकल जाएगा। और इस ओवम के साथ और क्या होगा, ये जो यूट्रस की जो वॉल है जो कि किसके लिए प्रिपेयर हुई थी, यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए वो प्रिपेयर हुई थी, लेकिन प्रेगनेंसी अगर हुई नहीं है इसका मतलब उस लेयर का भी कोई काम नहीं है और वो लेयर भी टूट के फिर बाहर आ जाती है। तो यानी क्या क्या हुआ, इसी को मेंस्ट्रुएशन कह रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या आ रहा है, ओवम बाहर निकल रहा है, यहाँ पे ब्लड निकल रहा है, कुछ सेल्स निकल रही हैं, इस प्रकार से ये क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे अ फर्टाइल फीमेल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ पीरियोडिक साइकिल आर ओवेरियन साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि एक जो फर्टाइल फीमेल होती है तो वो क्या करती है, उसमें 2 प्रकार की साइकिल हमें देखने को मिलती है, एक होता है ओवेरियन साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक्स प्लेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अब देखिए यही कहा यह है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो किस पे निर्भर करती है, एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम क्या है यहाँ पे, एंडोमेट्रियम है यहाँ पे यूट्रस की जो वॉल होती है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम एंडोमेट्रियम का डायग्राम देखेंगे तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे, ये तो यहाँ से आ गई है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे ये तो हमारा आ गया यूट्रस और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्या बनती है, एंडोमेट्रियम बनती है। ये जो लेयर है ये है एंडोमेट्रियम। तो जब यहाँ पे क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओवम जब यहाँ पे बनेगा, यानी मेल गैमेट का जब फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो हमने कहा थिक हो जाती है। अब ये एंडोमेट्रियम थिक क्यों इसलिए हो रही है क्योंकि जो जाइगोट यहाँ पे बनेगा वो यहाँ से आके फिर यहाँ पे आ जाएगा और यहीं पे इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी कि यहाँ पे जाइगोट को नरिश करने के लिए, जाइगोट को पोषण प्रदान करने के लिए एंडोमेट्रियम का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अब अगर यहाँ पे जाइगोट बना ही नहीं है और यहाँ पे क्या है, ये एग हो गया, तो ये एग सीधे यहाँ आएगा और एग सीधे बाहर निकल जाता है क्योंकि अब एग का कोई कार्य वहाँ पे नहीं है। और उसी के साथ ये जो एंडोमेट्रियम है ये भी टूट के बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हमने कहा इट इज अ मंथली डिस्चार्ज ऑफ अ ब्लड म्यूकोसल टिश्यू शेड फ्रॉम अ इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यानी कि इसमें क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि मंथली ब्लड डिस्चार्ज होता है प्लस उसमें कुछ टिश्यू निकलते हैं, कुछ सेल्स होगी। अब ये टिश्यू सेल्स क्या है, यहाँ पे जो ओवम है उसकी सेल्स वहाँ पे निकल रही हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ पीरियड और अ मंथली as it occurs once in a month and is the most visible phase of the menstrual cycle। अब ये तो हमने बात कर ली है कि क्या होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब शुरू होती है। हमने पढ़ा द ऑन सेटिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन यूजुअली बिगिन बिटवीन द 12 to 15 ईयर। यानी कि कब शुरू होता है, 12 से 15 वर्ष की उम्र में ये स्टार्ट होता है। ऑफ एज एंड मार्क द फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल। यानी कि यहाँ से जब से यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तब से क्या होगा कि जो फीमेल है, फीमेल अब इसका मतलब है कि फीमेल क्या है, अब रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो गई है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसमें आ गई है। इट अगर्स यूजुअली अप टू अ 45 to 55 years एज एंड आफ्टर दैट अ डिस्चार्ज इज स्टॉप्ड। देखिए यानी कि आपको मीनार्क और मेनोपॉज के बारे में बता रहे हैं कि मीनार्क क्या है, 12 से 15 वर्ष की उम्र में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसे हम मीनार्क कहते हैं और 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये जो डिस्चार्ज है ब्लड का वो स्टॉप हो जाता है और उसे मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दिस फेज इज नोन एज अ मेनोपॉज और स्टॉपिंग ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इज आल्सो स्टॉप्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हिच डज नॉट रिज्यूम फॉर सम इनिशियल मंथ्स ऑफ
ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि अब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रही, यही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट हुआ है, अब यहाँ पे जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए एंडोमेट्रियम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एंडोमेट्रियम यहाँ पे नहीं टूटेगा। अगर एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगा तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया कि आपको यहाँ पे स्पर्म का लेवल डायग्राम बनाना है। अब ये और है, इसमें आपको डीप में समझाया गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस प्रकार होती है, फर्स्ट डे में क्या हो रहा है। आपके पास साइकिल भी आई है कि किस प्रकार से, अब साइकिल में आप क्या क्या यहाँ पे बताओगे, जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स किस प्रकार से रिलीज हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जो हॉर्मोन्स है, किसी हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जा रहा है, किसी का कम हो रहा है, इस प्रकार से फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो आपने इस प्रकार से अपना आंसर लिखना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने कहा द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ डेट यूज्ड फॉर द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इट्स बिगिनिंग इज यूज्ड एज अ मार्कर बिटवीन अ टू साइकिल, यानी कि इसकी जो बिगनिंग है ये दो साइकिल के बीच में एज अ मार्क यूज होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अफेक्टेड ड्यू टू द राइज एंड फॉल ऑफ अ हार्मोन्स, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है वो क्या होता है, हार्मोन्स, इसके फ्लक्चुएशन के लिए हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ड्यूरिंग दिस साइकिल, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होती है, क्योंकि जब ओवेरियन फॉलिकल्स मेच्योर होती हैं तभी यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पूरी साइकिल याद रखनी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो आपको ये पता है कि जब कोई फीमेल अपनी मदर के वूम में रहती है तब से ही यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होके रुक जाता है। अब वो डेवलपमेंट वहीं पे रुका रहेगा और जब जो फीमेल है वो 12 से 15 वर्ष की उम्र में आएगी तब वो जो डेवलपमेंट है फिर से शुरू हो जाता है। हमने पूरी साइकिल यहाँ पे पढ़ी है, तो आपको ये सब रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सब्सिक्वेंटली ग्रोथ ऑफ द एग टेक्स प्लेस एंड the uterus began to prepare for the implantation provided the egg is fertilized by the male sperm। यानी कि ये कह रहा है कि जब भी यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो यूट्रस की जो इनर वॉल है वो थिक होने लगती है। कौन सी, वही जो एंडोमेट्रियम के बारे में जब हमने बात किया था, ताकि जब इम्प्लांटेशन हो, अब इम्प्लांटेशन क्या कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन में ये हमने कहा फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे कुछ जो सेल है सेल इंक्रीज होंगी और वो उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आती है, यूट्रस में आती है। तो इसी प्रोसेस को, यानी जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आने की प्रक्रिया को ही हम इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। तो इसी इम्प्लांटेशन के लिए सारी तैयारियां यहाँ पे चल रही है, लेकिन ये कब हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्रेगनेंसी, यानी कि ये सारी जो प्रोसेस है किस चीज के लिए है, यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए हो रही है। The egg released from an ovary at around a 14 day in the cycle। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमने कहा मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन, वो उसका जो पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है। अब 28 दिन का मतलब ये नहीं है कि 28वें दिन वहाँ पे जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो तब वहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, नहीं। ओव्यूलेशन जो वहाँ पे जो ओवम का निर्माण हो रहा है या एग का निर्माण हो रहा है वो 14 डेज में हो रहा है। 14 डेज में हो रहा है क्योंकि जब यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वहाँ पे जो एग है वो रैप्चर हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि 14 डेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे एग का प्रोडक्शन होगा। The thick lining of the uterus provide the necessary nutrient to a embryo after a implantation। यानी कि जो वहाँ पे एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट हुआ था वो जो लेयर थी कि वो लेयर रहेगी वहाँ पे यूट्रस में, एंडोमेट्रियम रहेगा। यहाँ पे हमने देखा ये जो लेयर है ये रहेगी ही रहेगी। लेकिन होता क्या है कि जब भी यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा यानी एग का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो ये जो लेयर है ये थिक होने लगती है ताकि यहाँ पे जब एम्ब्रियो आएगा तो उसे न्यूट्रिएंट, उसका नरिशमेंट किया जा सके, यानी कि उसका पोषण किया जा सके, इसलिए ये थिक हो जाती है।
अब एंडोमेट्रियम टूटने का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम बाहर आ जाती है, सिर्फ उतना पोर्शन आएगा जो एक्स्ट्रा बड़ा है, जो वहाँ पे थिकनिंग आई है, जितना वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है वही बाहर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन डज नॉट टेक्स प्लेस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक डाउन अलोंग विद द ब्लड वेसल्स एंड इज रिलीज थ्रू द डिस्चार्ज नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट हमने देखा द मेंस्ट्रुएशन इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ अ हार्मोन सच एज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन व्हिच फॉल्स एंड कॉज द कॉर्पस ल्यूटियम टू डिग्रेड एंड फाइनली मेंस्ट्रुएशन अकर। सब देखिए, दो हार्मोन्स का नाम आया है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फ्लक्चुएशन, जो चेंजेस यहाँ पे आते हैं। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का भी आपको रोल पता होना चाहिए कि ये जब एम्ब्रियो होता है उसकी नरिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम को डिग्रेड यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और फाइनली वहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे और आप डायग्रामेटिक वे में अगर इसे समझाएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए आपको डायग्राम भी यहाँ पे लर्न करना है। चलिए, अब जो सेकंड हमारा जो पार्ट है वो है ख। इसमें हमसे पूछा गया है शुक्राणु की संरचना, यानी कि शुक्राणु की संरचना को आपको बताना है, उसके अलग अलग पार्ट को आपको बताना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये डायग्राम आपको ऐसे याद करना है। फिर आपने इस वाले सबसे आगे वाले पोर्शन को हमने हेड कहा। हेड के बाद नेक आता है, जैसे कि हमारी बॉडी होती है कुछ ऐसा ही हमें दिख रहा है कि हेड के बाद नेक आएगा। और नेक के बाद क्या आता है, मिडिल पीस आता है, यानी कि बीच का जो पार्ट है, मध्य भाग जिसे हम कहते हैं, मिडिल पीस आता है। और आप ये देखेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जो एक टेल जैसा लग रहा है, वो टेल हम टेल ही उसे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि हेड के अंदर भी अलग अलग पार्ट आते हैं। सबसे पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, उसके बाद आता है एक्रोसोम। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड, एक एक्रोसोम पे क्वेश्चन आया है। जब हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आपसे पूछा गया था कि एक्रोसोम का क्या कार्य है शुक्राणु में, आपको ये बताना था। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये पता करना है कि जो एक्रोस, क्योंकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसलिए आपको ये देखना है कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या है। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक्रोसोम के नीचे क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा है, यहाँ पे क्या होता होगा, यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल होता होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है इस वाले पोर्शन में। ये आप देख रहे हैं इस वाले पोर्शन में, तो मेन यही है यहाँ पे। देखिए एक्रोसोम का एक फंक्शन तो यही है कि यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ पे अलग अलग हार्मोन से इसे बचाना, यानी कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है उसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसे सुरक्षा प्रदान करता है एक्रोसोम। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं जो मिडिल पीस में आते हैं, तो मिडिल पीस में क्या होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य यहाँ पे होगा, ये एनर्जी सोर्स है। जैसे हमारी बॉडी में जो हम कहते हैं कि हाउस ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का जो हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यहाँ पे भी एनर्जी से रिलेटेड होगा। यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, स्विमिंग के लिए, स्विमिंग यानी कि मूवमेंट के लिए। अब मूवमेंट किस चीज की मूवमेंट, क्यों कि आपने देखा होगा कि ये जो शुक्राणु है इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बहुत लंबा जो रास्ता है वो तय करना है। तो यहाँ पे स्विमिंग होती है, किस प्रकार से होती है, ये जो टेल है, टेल में जिगजैग मोशन होगा और इस प्रकार से जो शुक्राणु है वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। आपने ये डायग्राम एज इट इज लर्न करना है और इसकी लेबलिंग करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो शुक्राणु का जो हेड है उसके सबसे बाहरी कवर क्या है, हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपसे आ सकता है एक्रोसोम का क्या कार्य है, आपका आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो शुक्राणु के किस पार्ट में प्रेजेंट है, आपने कहा मिडिल पार्ट में है। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पे आंसर लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है जेनेटिक्स से। और यहाँ पे हमसे पूछा गया सह प्रभाविता व अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए, यानी एक्सप्लेन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एग्जांपल। दो क्वेश्चन साथ में आए हैं हमारे पास
और 3 नंबर का है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, कोडोमिनेंस को बताना है। तो कोडोमिनेंस और यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये चीजें हमें बतानी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोडोमिनेंस की। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, यहाँ पे अगर दो कैरेक्टर को लेके हम यहाँ पे क्रॉस करा, दो कैरेक्टर, दो ट्रेट कहिए, दो ट्रेट को लेके हम यहाँ पे अगर क्रॉस कराते हैं तो दोनों ही ट्रेट अपने आप को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल में हमने, अगर हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो काव था, काव में हमने देखा तो जो ट्रेट, जो कैरेक्टर हमने लिया वो कलर लिया, स्किन कलर को लिया। और ट्रेट हमारे पास दो ट्रेट आते हैं, हमने कहा एक जो काव है वो व्हाइट कलर की है। व्हाइट कलर को हम शो करेंगे किससे, हम WC से शो कर लेते हैं। और एक कलर है यहाँ पे रेड, रेड को हम इससे शो कर लेते हैं। तो ये क्या है, पेरेंट है। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, लेकिन एक ही गैमीट को अगर हम लिखें, क्योंकि एक ही प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, तो ये बने गैमीट। अब यहाँ पे क्रॉस हुआ तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी वो हमारे पास आए कैपिटल W और स्मॉल w। अब देखिए, जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे इस हिसाब से तो यहाँ पे व्हाइट कलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे व्हाइट कलर भी आया और यहाँ पे रेड कलर भी आया अलग से। हमने क्या कहा, हमने कहा दोनों कलर आए, जिसे हमने जोन कहा। तो यहाँ पे सह प्रभाविता क्या बता रही है, सह प्रभाविता बता रही है कि दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को 50-50% में क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है मिक्सिंग नहीं हो रही है, आपने डायग्राम भी देखा होगा, आपने देखा मिक्सिंग नहीं हो रही है। अगर एक सफेद कलर की काव को अगर हमने एक रेड कलर या फिर ब्राउन कलर जो भी होता है, रेड कलर की काव से हमने क्रॉस किया, तो आप देखेंगे उसकी बॉडी में क्या होंगे कि कुछ तो पैचेस होंगे वो सफेद कलर के होंगे और कुछ जो पैचेस होते हैं वो रेड कलर के होंगे। यानी व्हाइट और रेड दोनों वहां पे है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्योर कंडीशन में है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सह प्रभाविता यानी कि साथ साथ अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। चलिए, अब ये तो था हमारा पहला पार्ट। ही किसके बारे में हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता के बारे में। अगर हम बात करें अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का यानी कि प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम में हमने पढ़ा था कि जब हमने दो ट्रेट की वहां पे क्रॉसिंग कराई, दो ट्रेट को लेके हमने क्रॉस किया, उसमें से एक जो ट्रेट था यानी कि वो जीन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो ट्रेट जो एक्सप्रेस हो पा रहा है, वो हमने क्या कहा, उसे हमने कहा डोमिनेंट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया था टॉलनेस और ड्वार्फनेस, तो हमने कहा कि F1 जनरेशन में लंबाई का जो गुण है, लंबाई के गुण के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो क्या है, डोमिनेंट है, वो प्रभावी है, क्योंकि अपने प्रभाव को बता पा रहे हैं। और जो अपने प्रभाव को नहीं बता पा रहा है वो क्या है, यहाँ पे अप्रभावी है। लेकिन इस ये जो हमारे पास लॉ आया था इसका एक अपवाद है यानी एक्सेप्शन है, जिसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ, हमने देखा था इसे मिराबिलस जलापा में, यानी कि 4 o'clock जो फ्लावर होते हैं, जो प्लांट है, उसमें हमने उसके फूलों को देखा था। क्या किया गया था, रेड कलर के फ्लावर थे और व्हाइट कलर के फ्लावर थे। रेड को हमने, ये है पेरेंट हमारे पास। अब यहाँ पे गैमीट बनेंगे, तो गैमीट को हम एक एक ही गैमीट को लिख रहे हैं। इनका जब क्रॉस किया गया F1 जनरेशन में, कैपिटल R स्मॉल r हमारे पास आया, ये हमारे पास आया। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है किसका, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पहले देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता किस प्रकार से है। हमने कहा अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से देखते तो यहाँ पे रेड कलर आता, लेकिन रेड कलर नहीं आया, यहाँ पे आया पिंक कलर। अब पिंक कलर क्या हमें शो करा रहा है, पिंक कलर हमें बता रहा है कि रेड और व्हाइट के बीच की जो कंडीशन है, रेड और व्हाइट के बीच की जो स्थिति है वो क्या है, पिंक है। तो पिंक कलर यहाँ पे आया है, पिंक कलर का मतलब है कि दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं और
अपूर्ण प्रभाविता है, यहाँ पे अपूर्ण प्रभावी है। अगर हम रेड को कहें तो रेड क्या है, अपने आप को, ऐसा नहीं है कि वो 100% अपने आप को शो कर पा रहा है, व्हाइट भी 100% अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। इसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि दोनों ही कैरेक्टर खुद को यहाँ पे शो करेंगे। अब हमने कहा कि सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में क्या डिफरेंस है। देखिए आपने हम देखा होगा कि अगर हम बात करें यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता की, ये अपूर्ण प्रभाविता है। हमने कहा अगर बात करें अपूर्ण प्रभाविता की, बीच की कंडीशन आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, रेड और व्हाइट के बीच की कंडीशन आ रही है, ना रेड है ना व्हाइट है, बीच की कंडीशन आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें सह प्रभाविता की, तो यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहे हैं, यानी कि व्हाइट कुछ धब्बे सफेद कलर के भी होंगे और कुछ धब्बे क्या होंगे, रेड कलर के भी होंगे, अपने आप को शो कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि बीच की कंडीशन आ रही है। अब हम यहाँ पे भी कह सकते थे कि पिंक कलर की काव हमारे पास आ गई है, लेकिन काव कैसी थी, रॉन कलर की थी। तो अंतर आपको स्पष्ट यहाँ पे करना है, अंतर आपने स्पष्ट कर लिया है कि क्या हुआ यहाँ पे जो दो कैरेक्टर थे, यानी कि सह प्रभाविता में जो कैरेक्टर थे वो साथ साथ खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे, मिक्सिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पे अलग अलग जो पैचेस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अपूर्ण प्रभाविता में हमने क्या देखा कि बीच की कंडीशन आ रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हमने फ्लावर को ऐसे नहीं देखा कि कहीं पे एकदम रेड स्पॉट है और कहीं पे एकदम व्हाइट स्पॉट है। हमने क्या देखा कि हमने पूरा जो फ्लावर है वो पिंक कलर का है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डिफरेंस को लिखेंगे और क्रॉस आपको करना है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको ये सिंबल यहाँ पे लगाना है। जहाँ पे पेरेंट होगा पेरेंट लिखना है, जहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन है गैमीट फॉर्मेशन लिखना है। F1 जनरेशन बन रही है तो F1 लिखेंगे, F2 जनरेशन बन रही है तो F2 वहाँ पे लिखेंगे। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।